सुबह से ब्यास हाउस में हलचल हो रही थी। एक तरफ सब लोग शादी की तैयारियों में बिजी थे। शादी में जो मेहमान आए थे वह सब एंजॉय कर रहे थे। घर के सभी लोग, नन्ही के माता पिता, उसका भाई तरुण, भाभी काजल, मेघा जी, राजेंद्र जी, सब किसी न किसी काम में लगे हुए थे। राय परिवार के सब सदस्य, कोई तैयार हो रहा था, कोई बच्चों को तैयार कर रहा था, कोई इधर उधर के काम कर रहा था। कुल मिलाकर सब व्यस्त ही नजर आ रहे थे। ऊपर ग्रिल के पास खड़ी नेहा नीचे हॉल में सबको देखकर भावुक हो गई थी। तेरी वजह से उसने हमें कैद करके रखा, तूने भी उसका साथ दिया। आज के बाद हम तेरे साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करते हैं। मर गए तेरे मामा मामी। नेहा के कान में आवाज गूंजी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा को वह दिन याद आ गया जब ऋषभ ने सारी राय फैमिली के साथ साथ नेहा के मामा मामी को भी कैद कर दिया था, 2 साल पहले। बहुत अच्छा किया तूने हमारे साथ। नेहा ने पलट कर देखा तो उसके मामा मामी वहां खड़े थे। नेहा की मामी नेहा के पास आई और खींचकर उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। माना कि बचपन से तुझे प्यार नहीं दिया था हमने, लेकिन यह कभी नहीं चाहा कि तू ऐसी हरकत करे। अपने दोस्त के साथ जो तूने हरकत किया है सो किया, लेकिन हमें हमें भी कैद में रखा और खुद हमारे सामने ही मासूम बनती रही। नेहा की मामी ने गुस्से से नेहा को घूरते हुए कहा और उसके बाल पकड़ लिए। नन्ही ने देखा तो जल्दी से आकर नेहा को उसकी मामी से छुड़ाया और अपनी बाहों में ले लिया। नेहा की मामी ने घूरते हुए गुस्से से नन्ही की तरफ देखा। तुम बचा रही हो इसे? इतना गलत किया है इसने तुम्हारे साथ, फिर भी तुम इसका बचाव कर रही हो, और अभी तक तुमने इसे अपने घर में रखा है। यह तो अच्छा हुआ उससे सब ने सबको छोड़ दिया। अगर वह सबको मार देता तो इसका क्या जाता। यह तो अपने पागलपन में अंधी हो गई थी। और अगर तुम्हें वह साथ ले जाता, तुमसे शादी कर लेता, तब यह तुम्हारे पति को अपना बना लेती। फिर भी तुम इस लड़की का साथ दे रही हो। नन्ही ने नेहा को सोफे पर बैठाया और नेहा की मामी के सामने आकर उन्हें देखने लगी। हाँ, दे रही हूँ मैं इसका साथ, क्योंकि ये मेरी दोस्त है, मेरी बहन। गलती हो गई इससे, इसका मतलब यह नहीं कि इस गलती की सजा हम इसे पूरी जिंदगी देंगे। उसने माफी मांग ली सबसे, तो हमारा फर्ज बनता है उसे माफ करने का। हाँ, अपने पागलपन में बहुत गलत किया, लेकिन वह दिल की बुरी नहीं है। इसलिए आप भी भूल जाइए सब कुछ और माफ कर दीजिए उसे। मामा मामी हैं आप इसके, आपके सिवाय इस दुनिया में इसका और है ही कौन। हम सब ने उसे माफ कर दिया है और वह हमारे साथ ही रहेगी। ये तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ। नहीं, हम इसे माफ नहीं करेंगे। नेहा की मामी नेहा के पास जाकर, तेरी वजह से उसने हमें कैद करके रखा, तूने इन सब में उसका साथ दिया। आज के बाद हम तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करते हैं। मर गए तेरे मामा मामी तेरे लिए, और मर गई तुम हमारे लिए। तुझे जहाँ रहना है, जिसके साथ रहना है, तुम रहो। हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। नेहा की मामी ने कहा और मामा जी को लिए घर से बाहर चली गई। नेहा उस पल को याद करते ही जोर जोर से रोने लगी। नीचे खड़ी नंदी ने जब नेहा को ग्रिल के पास खड़े होकर रोते हुए देखा तो नन्ही जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए नेहा के पास पहुंची। क्या हुआ नेहा, तुम ऐसे? क्या हुआ? बोलो ना, मेरा दिल घबरा रहा है। नन्ही ने परेशान होते हुए पूछा तो नेहा नन्ही के गले से लग गई। नन्ही ने नेहा को खुद से अलग किया और उसे रूम से लेकर बेड पर बैठा दिया। बोलो नेहा, नन्ही ने खड़े होकर नेहा का चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछा। नेहा रोते हुए, मामा मामी सब आ गए नन्ही, पर मामा मामी नहीं आए। मैंने उन्हें फ़ोन किया था, उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। मामा मामी को इनविटेशन मिला तो होगा ना। मामा मामी को इनविटेशन मिल गया था, घर पर भी भेजा था और मामा जी के ऑफिस में भी। लेकिन तुम तो जानती हो ना नेहा, वो तुमसे बहुत नाराज़ हैं। तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी नाराज़गी अपनी जगह है। हम सब हैं ना तेरे साथ। तुम सब हो तो मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैं तो उस दिन एयरपोर्ट से यही सोचकर निकली थी कि तुम सबकी लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे जाने नहीं दिया और मुझे अपने साथ ले आई। तुम नहीं होती नन्ही तो आज मैं अकेली पता नहीं कहाँ भटक रही होती। तुम जैसी दोस्त और वैभव को मैं खो देती। अगर तुम दोनों नहीं होते तो विराज मेरी जिंदगी में कभी नहीं आते। उस दिन तुम दोनों मुझे एयरपोर्ट से घर ले आए। तुम दोनों तो उस दिन मुझे वापस मिल गए, लेकिन उसी दिन
मैंने मामा मामी को हमेशा के लिए खो दिया। गलती मेरी ही है नन्ही। मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया। तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल देना चाहती थी मैं। लेकिन देखो, तुमने और वैभव ने आज मेरी दुनिया को खुशियों से भर दिया। मेरी जिंदगी में हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। आज मेरी शादी है और देखो, अकेले होते हुए भी मेरे पास कितने सारे रिश्ते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा, मेघा आंटी, राजेंद्र अंकल, साधना भाभी, राधिका भाभी, सब मुझे कितना प्यार करते हैं नन्ही। और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर दो। रोते हुए नेहा नन्ही के गले लग गई। तुम पागल हो नेहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हम तुम्हें कभी नहीं जाने देते। गलती हर इंसान से होती है और हमने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया। अब ये रोना धोना बंद करो, समझी? तुम ये कैसे भूल गई कि मेरे और वैभव की जिंदगी में दोबारा खुशियां लाने वाली भी तुम ही हो? याद नहीं कितना खुश थी तुम मेरे और वैभव की शादी के दिन? सारा काम तुमने खुद ही संभाला था। हमारी शादी की तैयारी तुमने खुद आगे होकर की थी और यहाँ तक हमारी सौगात के लिए भी कमरा खुद ही डेकोरेट किया था। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था। मेरी जिंदगी में खुशियों की वजह भी तुम ही हो, नन्ही ने कहा और नेहा के आंसू साफ करने लगी। दरवाजे पर आहट से दोनों का ध्यान उस तरफ गया तो वैभव दरवाजे से टिककर खड़ा, अपने दोनों हाथ बांधे उन दोनों को देख रहा था। अरे आप कब आए? नन्ही ने चेहरा दूसरी तरफ करके अपने आंसू साफ किए और वैभव की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा। वैभव चुपचाप नन्ही के पास आया और उसकी आंखों में देखने लगा। नन्ही ने नेहा की ओर देखा तो नेहा ने अपने कंधे उचका दिए। क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कितनी सफाई से रोते हुए भी तुम दोनों मुस्कुरा रही हो, वैभव ने नेहा नन्ही को देखते हुए कहा। नहीं, वो बस हम दोनों तो ऐसे ही, नेहा ने खड़े होते हुए कहा। तुम दोनों क्या फिर से रो रही थी ना? कितनी बार कहा है, एक मेरी दोस्त है, दूसरी मेरी मोहब्बत। दोनों के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है और तुम दोनों को रोते देखकर मेरा दिल तड़प उठता है। लेकिन तुम दोनों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है वैभव, बस तुम सबसे दूर होने के ख्याल से ही आंखें भर आती हैं। और नन्ही को तो तुम जानते ही हो, उसे तो किसी को रोता देखकर ही उसकी आंखें भर आती हैं, नेहा ने मुस्कुराकर कहा। वैभव आगे बढ़ा और दोनों को अपनी बाहों में ले लिया। नेहा का एक हाथ और नन्ही का एक हाथ वैभव की पीठ पर थे। वैभव ने दोनों से अलग होकर मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और बारी बारी दोनों के माथे को चूम लिया। वैसे तुम क्या कह रही थी नन्ही? वैभव ने नन्ही की तरफ देखा। क्या? मैंने क्या कहा? नंदी ने नासमझ बनते हुए वैभव को देखकर कहा। यही कि हमारी सुहागरात के दिन नेहा ने हमारा रूम डेकोरेट किया था। मुझे तो हमारी सुहागरात याद आई, वैभव ने शरारती अंदाज में नन्ही की ओर देखते हुए कहा। तो नन्ही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वैभव एक एक कदम बढ़ाकर नन्ही की ओर बढ़ने लगा। नन्ही के कदम पीछे की ओर जाने लगे। नेहा अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए उन दोनों को देख रही थी। देखिए वैभव, दूर रहिए मुझसे, वरना, नन्ही ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा। वरना? वरना क्या? वैभव ने भी शरारत से हंसते हुए कहा। मैं चिल्लाऊंगी, नन्ही ने कहा। नन्ही की पीठ पीछे दीवार से लग गई। चिल्लाओ, वैभव ने कहा और नन्ही की दोनों साइड अपने हाथ रखकर नन्ही की आंखों में देखने लगा। नन्ही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वैभव अपना चेहरा नन्ही के करीब ले गया। नेहा ने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए और हंसने लगी। नन्ही ने नेहा की ओर देखा और वैभव को धक्का देने लगी। वैभव ने जल्दी से नन्ही के दोनों हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिए। अब बोलो, वरना क्या? चिल्लाना चाहती हो तो चिल्ला लो, वैभव ने कहा और अपने होठ नन्ही के होठों के करीब कर लिए। नेहा ने अपनी आंखों से 2 उंगलियां हटाकर देखा और फिर जल्दी से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। नेहा की हंसी और तेज हो गई थी। नन्ही घबराहट के मारे वैभव की आंखों में देख रही थी। सुहाग रात की याद दिलाकर तुमने अच्छा नहीं किया। अब मेरा मन कर रहा है कि, वैभव ने कहा तो नन्ही ने जल्दी से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वैभव नन्ही के हाथ छोड़कर 2 कदम पीछे हटकर जोर जोर से हंसने लगा। नन्ही ने आंखें खोली तो वैभव को हंसते देख हैरान हो गई। नेहा ने भी अपने हाथ अपनी आंखों से हटा लिए। नन्ही वैभव के पास आई और अपने हाथों से वैभव के सीने पर मारने लगी।
वैभव ने नन्ही के दोनों हाथ पकड़े और उसे अपने गले से लगा लिया। नेहा ने उन दोनों की बलाएं ली और मुस्कुराकर दोनों को देखती रही। अरे कोई मुझे भी तो देखो, होने वाली दुल्हन हूँ मैं, मेरी तरफ भी कोई ध्यान दो। नेहा की आवाज़ पर वैभव नन्ही से अलग हुआ। वैभव अपना एक हाथ अपने बालों में घुमाया और नन्ही की ओर देखकर अपनी एक आंख दबा दी और हंसते हुए बाहर निकल गया। नन्ही ने शर्माकर अपनी पलकें झुका लीं। अब शर्माना हो गया हो तो मेरी तरफ भी ध्यान दे दो। सुहागरात की याद क्या आ गई तुम दोनों तो अपने सुहागरात वाले दिन में ही पहुंच गए। मेरी शादी के बाद तुम दोनों के पास पूरा टाइम होगा, मना लेना दोबारा से अपनी सुहागरात। नेहा ने टेढ़ा सा मुंह बनाते हुए कहा। नन्ही ने घूर कर नेहा की ओर देखा तो नेहा ने अपने दांत दिखा दिए। नन्ही भी हंसने लगी। दरवाजा खटखटाने की आवाज़ पर नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो राधिका नेहा को तैयार करने आई। दो लड़कियों के साथ खड़ी थी। नन्ही दरवाजे से हट गई। राधिका दोनों लड़कियों को रूम में ले आई। यह है हमारी दुल्हन, राधिका ने नेहा की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा। आप दोनों को इसे ऐसे तैयार करना है कि विराट जी की धड़कन बेकाबू हो जाए। क्यों नन्ही, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल। आज हमारी नेहा को ऐसे सजाना कि अप्सराओं से भी खूबसूरत लगनी चाहिए हमारी नेहा। तभी तो विराट जी को घायल कर पाएगी अपनी खूबसूरती से हमारी प्यारी सी दुल्हन। नन्ही ने भी नेहा को छेड़ते हुए कहा। अच्छा, अब आप दोनों भी जाओ और अपने अपने पतियों को घायल और बेकाबू करने के लिए खूबसूरती से तैयार हो जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के पति भी तुम दोनों पर नजरें ना जमा पाएं। उनकी नजरें मुझ पर ही अटकी रह जाएं। नेहा ने गुस्से से कहा तो नन्ही और राधिका हंसते हुए बाहर चली गईं। पार्लर से आई लड़कियां नेहा को तैयार करने में लग गईं। नन्ही और राधिका भी अपने अपने बच्चों को तैयार करने के बाद सारी तैयारियां देखने एक बार हॉल में आ गईं। नन्ही ने मेघा जी से पूछा, कोई काम बाकी तो नहीं रह गया? मेघा जी ने मुस्कुराकर नन्ही को तैयार होने के लिए कहा। नन्ही अपने रूम में तैयार होने के लिए चली गई। नन्ही रूम में पहुंची तो वैभव आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रहा था। नन्ही ने चुपचाप बेड पर रखी हुई अपनी ड्रेस उठाई और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। वैभव ने आईने में से नन्ही को देखा तो भागकर नन्ही का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। नन्ही ने कुछ नहीं कहा और अपना सर झुका लिया। वैभव ने नन्ही की ठोड़ी के नीचे उंगली लगाकर नन्ही का चेहरा ऊपर किया। क्या हुआ? ऐसे नजरें क्यों झुका लीं? उदास हो? कुछ हुआ है क्या? नन्ही ने अपनी आंखें बंद की और अपना चेहरा वैभव की ओर करके अपने होंठ आगे कर दिए। वैभव असमंजस में नन्ही के चेहरे की ओर देखने लगा। कुछ देर तक वैभव नन्ही को देखता रहा और नन्ही का चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसके माथे को अपने होठों से छू लिया। नन्ही ने अपनी आंखें खोली और फिर से अपने होठ आगे कर दिए। वैभव की आंखें एक बार फिर हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या हुआ नन्ही? वैभव ने अपना एक हाथ नन्ही के चेहरे पर लगाकर पूछा तो नन्ही ने अपनी आंखें खोली। जल्दी से किस कर लीजिए, फिर मुझे तैयार होना है। तैयार होने के बाद किस करेंगे? मेरी लिपस्टिक खराब कर दोगे। मुझे दोबारा से तैयार होना पड़ेगा, इसलिए पहले ही कर लो, नन्ही ने कहा और मासूमियत से अपने होठ फिर आगे कर दिए। वैभव को नन्ही की हरकत पर बहुत प्यार आया। उसने नन्ही को कस के गले लगाया और फिर प्यार से नन्ही के होंठ अपने होठों से छू लिए। बस, अब मैं तैयारी करने जाऊं? नन्ही ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। जाओ, वैभव ने कहा तो नन्ही मुड़कर चेंजिंग रूम की ओर जाने लगी। तैयार होने के बाद अगर मैं खुद पर कंट्रोल ना कर पाया तो? वैभव की आवाज़ सुनते ही नन्ही ने मुड़कर देखा। लेकिन आपने किस कर तो ली, एक और बार कर लीजिए, नन्ही ने कहा और फिर से वैभव के पास आ गई। वैभव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और एक किस करने के बाद ही मेरा मन ना भरा तो? वैभव ने कहा। फिर आप ही बताओ मैं क्या करूं? नन्ही ने मासूमियत से कहा। तुम जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ, बारात आने वाली है, हम सबको मिलकर स्वागत करना है, वैभव ने प्यार से नन्ही को कहा तो नन्ही चेंजिंग रूम की तरफ तैयार होने चली गई। पार्लर से आई लड़कियां नेहा को तैयार कर रही थीं। सभी लेडीज अपने अपने रूम में तैयार होने के लिए चली गईं। घर के बड़े छोटी मोटी जो रह गई थी तैयारियां वह देखने में लगे हुए थे। एक तरफ संगीत की धुन पर सब नाच रहे थे। वैभव हॉल में आया और नौकर से बारात का स्वागत करने के लिए
सामान की तैयारी करने को कहा। वैभव अपने रूम की ओर चला गया। रूम में पहुंचा तो नन्ही ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने झुमके पहन रही थी। वैभव ने आईने में से नन्ही को देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। नन्ही ने आईने में पीछे खड़े वैभव को देखा तो उठकर वैभव के पास आकर पूछा, कैसी लग रही हूँ? बहुत ही खूबसूरत, वैभव ने प्यार से नन्ही के चेहरे को निहारते हुए कहा। नन्ही मुस्कुराकर वापस आईने की तरफ मुड़ गई, अपनी आंखों में काजल लगाने लगी। वैभव ने अपने दोनों हाथ नन्ही के कमर पर डाले और अपना चेहरा नन्ही के कंधे पर टिका दिया। नन्ही की नजरें आईने में से वैभव को देख रही थी। वैभव बहुत ही प्यार से नन्ही के चेहरे को आईने में से देख रहा था। बारात आने वाली थी, हमें नीचे चलना चाहिए, नन्ही ने अपनी नजर झुकाकर कहा। हाँ चलते हैं ना, पहले तुम्हें जी भर कर देख तो लूं, वैभव ने कहा और आईने में से नन्ही का चेहरा देखता रहा। बस अब चलिए, नन्ही ने वैभव के हाथ अपनी कमर से हटाए और बाहर जाने के लिए निकल पड़ी। वैभव ने जाती हुई नन्ही का हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने खड़ा कर लिया। नन्ही ने घबराकर वैभव की ओर देखा। वैभव ने नन्ही की आंखों में से काजल निकाला और नन्ही के कान के पीछे लगा दिया और नन्ही के दोनों हाथ अपने हाथों में थामकर हाथों को चूम लिया। नन्ही मुस्कुराने लगी। वैभव ने नन्ही के दोनों हाथ छोड़ दिए। नन्ही वैभव को देखने लगी और अपनी आंखों से काजल निकाल वैभव के कान के पीछे लगा दिया। वैभव हैरान नज़रों से नन्ही को देखने लगा। बहुत हैंडसम लग रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे, नन्ही ने कहा। नन्ही ने ऑरेंज कलर का सिंपल लहंगा पहना हुआ था। बालों का जूड़ा बनाकर एक रोज भी लगाया हुआ था। कानों में गोल्डन कलर के बड़े बड़े झुमके, गले में मंगलसूत्र और हाथों में ऑरेंज कलर की भरी भरी चूड़ियां पहनी हुई थीं। वैभव ने वाइट गोल्डन वर्क वाली शेरवानी के ऊपर लाइट ऑरेंज कलर की जैकेट पहन रखी थी। दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मुस्कुराकर नन्ही वैभव के सर की बलाएं लेकर वापस मुड़ी। वैभव नन्ही के सामने आ गया। नन्ही ने असमंजस से वैभव की ओर देखा। वैभव ने जल्दी से नन्ही का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके होठों को अपने होठों से धीरे से छू लिया। नन्ही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वैभव दरवाजे के पास जाकर हंसने लगा। नन्ही गुस्से में वैभव के पास आई। बहुत बुरे हो आप, फिर से मेरी लिपस्टिक खराब कर दी। वैभव ने नन्ही के दोनों कंधों पर अपना हाथ रखा। तुम कुछ भी करो, तुम्हारी लिपस्टिक खराब करने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। तुम चाहे मुझे कितनी भी किस करने की इजाज़त दे दो, लेकिन जब इस तरह से किस करता हूँ ना तो बहुत ही मज़ा आता है और तुम्हारे छिड़े हुए चेहरे को देखकर और भी मज़ा आता है। कहकर वैभव ने एक बार फिर से नन्ही के होठों पर किस कर लिया और हंसते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर निकल गया। नन्ही अपनी जगह पर खड़ी रहकर वैभव को देखती रही। वैभव की शरारत ने नन्ही के होठों की लिपस्टिक तो जरूर खराब कर दी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। नन्ही सर झटककर आईने के पास आकर तैयार होने लगी। बारात आ गई, बारात आ गई, जल्दी से चलो सब। हाल में आवाज़ें गूंजने लगीं। बैंड बाजे की आवाज़ से सबको पता चल चुका था कि बारात दरवाजे तक पहुंच चुकी है। नन्ही भी आवाज़ सुनकर जल्दी से सीढ़ियों की तरफ आ गई। नीचे हॉल में जब नन्ही की नज़र वैभव पर गई तो वैभव खड़ा खड़ा उसे देख मुस्कुरा रहा था। नन्ही ने गुस्से से वैभव की ओर देखा और दूसरी तरफ चेहरा करके हंसने लगी। वैभव नन्ही के पास आया तो नन्ही राधिका और साधना के पास चली गई और सब बारात का स्वागत करने में व्यस्त हो गए। बारात का स्वागत हो गया था। मैरून और वाइट कलर की कॉम्बिनेशन शेरवानी में विराज बहुत ही हैंडसम लग रहा था। गार्डन में एक तरफ बड़ी सी स्टेज लगाई गई थी। गार्डन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। हर तरफ फूल लगाए गए थे। रंग बिरंगे चमकीले पर्दों से गार्डन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जहाँ पर विराज को उसकी जगह पर बैठा दिया गया। एक साइड पर खाने पीने का इंतजाम किया गया था, जहाँ बारात में आए सभी मेहमानों को सर्वेंट्स कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स सर्व करने लग गए। विराज की नज़र बार बार ब्यास हाउस के दरवाजे की ओर उठ रही थी। विराज की आंखें नेहा का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। नन्ही, वैभव के साथ सब लोग विराज की ऐसी हालत पर दबी मुस्कान से हंस रहे थे। दरवाजे को इस तरह घूरने से वो जल्दी नहीं आएगी, नन्ही ने कहा और हंसने लगी। नन्ही की आवाज़ सुनकर विराज ने चेहरा नन्ही की तरफ करके देखा तो नन्ही को हंसते हुए देखकर विराज झेप गया और अपना चेहरा नीचे करके मुस्कुराने लगा। कुछ पल बाद नन्ही, साधना, राधिका, पिया, मेघा जी के कहने पर सब नेहा को लेने उसके रूम की ओर चली गईं। जैसे ही सब नेहा को लेकर आईं,
सबकी नज़रें दुल्हन की ओर उठ गईं। फूलों से बनी चादर जिसके चारों कोनों को लड़कों ने पकड़ रखा था, बीच में सबसे आगे नेहा, उसकी दोनों साइड में राधिका और नंदनी, और उसके पीछे साधना और पिया धीमे धीमे कदमों से चलकर आ रही थीं। नेहा की नज़रें जमीन पर थीं, चेहरे पर शर्म और डर के मिले जुले भाव। नेहा नज़रें ऊपर नहीं उठा पा रही थी। विराज के साथ साथ सब नेहा को दिल थाम कर देख रहे थे। मैरून रंग के लहंगे में दुल्हन बनी नेहा बहुत ही प्यारी लग रही थी। विराज तो अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे से चलकर नेहा स्टेज के पास पहुंच गई। नन्ही, साधना, राधिका, पिया अपने अपने पतियों के पास आकर खड़ी हो गईं। विराज तो जैसे होश में नहीं था। सब लोग विराज को हैरानी से देख रहे थे। विराज की नज़रें नेहा के चेहरे पर जम गई थीं। नन्ही ने आगे बढ़कर नेहा का हाथ अपने हाथ में थामकर विराज की तरफ बढ़ाया। विराज ने रिएक्ट नहीं किया तो सब हंसने लगे। वैभव जल्दी से स्टेज पर चढ़ा और विराज को कंधे से हिलाया तो विराज होश में आया। क्या हुआ विराज, अभी से तुम्हारा ये हाल है? शादी के बाद तो तुम पूरे मजनू बन जाओगे। नेहा तुम्हारे सामने है और तुम उसका हाथ थामने की बजाय खामोश खड़े हो। कहो तो नेहा को वापस ले जाएं। वैभव ने कहा और शरारत से हंसने लगा। नहीं नहीं, कहते हुए विराज ने जल्दी से नेहा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। सब लोग विराज की हरकत पर हंसने लगे। शर्म के मारे नेहा सर झुकाए खड़ी थी। विराज ने नेहा का हाथ थामकर उसे स्टेज पर लगे सोफे की तरफ ले गया। नन्ही ने अपने हाथ में पकड़ी हुई जयमाला पिया की तरफ बढ़ा दी तो पिया मुस्कुराकर जयमाला लेकर स्टेज पर चली गई। पिया ने दोनों को जयमाला दी। विराज और नेहा ने एक दूसरे के गले में जयमाला डाली तो सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। सब लोग स्टेज पर आकर नेहा और विराज को मुबारकबाद देने लगे। घर के सभी लोगों ने नेहा विराज के साथ स्टेज पर फोटो खिंचवाई। कुछ देर बाद पंडित जी के कहने पर नेहा और विराज को मंडप में बिठाया गया। मंत्रोच्चारण के साथ शादी की रस्में शुरू हो गईं। विराज नेहा का हाथ थामकर 7 फेरे संपन्न किए। फेरों के बाद पंडित जी के कहने पर विराज ने नेहा की मांग में सिंदूर भरा। नेहा की आंखों से एक बूंद आंसू जमीन पर गिरता उससे पहले विराज ने मुस्कुराकर नेहा का चेहरा थाम लिया। नेहा ने नजरें उठाकर विराज को देखा। विराज ने नामे गर्दन हिलाकर नेहा को रोने से मना किया। नेहा के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कान आ गई थी। विराज की मां ने मंगलसूत्र विराज के हाथ में दे दिया। विराज ने वह मंगलसूत्र नेहा के गले में पहना दिया। मंत्र उच्चारण के बाद शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध गए हो। पंडित जी के कहने पर सबने जोरदार तालियां बजाईं। नेहा और विराज ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। फिर दोनों ने उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। घर के सभी बड़ों ने दोनों के सर पर स्नेहपूर्वक अपने हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। खाना पीना होने के बाद एक एक करके सब मेहमान अपने अपने निवास की ओर निकलने लगे। विदाई का समय हो चला था। विराज के माता पिता ने विराज और नेहा की शादी की खुशी में रिसेप्शन पार्टी रखी थी। उन्होंने व्यास और राय फैमिली को अपने घर पर रिसेप्शन में आने के लिए इनवाइट किया। विदाई की तैयारियां करवाइए। हमें भी जल्द से जल्द अपनी बहू को लेकर घर जाने की इच्छा है। नई बहू का स्वागत करने के लिए घर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विराज के पिताजी ने कहा तो राजेंद्र जी ने मेघा जी को विदाई की तैयारियां करने के लिए कहा। विदाई का नाम सुनते ही नेहा की आंखों में से आंसू बहने लगे। नेहा की उदास आंखें अभी भी दरवाजे की ओर अपने मामा मामी का इंतजार कर रही थीं। यह घर उसके दोस्त का था, बचपन के दोस्त का, वैभव, जिसके साथ उसने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। उसी वैभव के साथ मोहब्बत हुई, लेकिन आज उसके दिल में वैभव के लिए प्यार और इज्जत है। लेकिन एक दोस्त के नाते वैभव और नन्ही का रिश्ता उसके लिए अपनी मोहब्बत से ज़्यादा मायने रखता था। नन्ही और वैभव ने उसे परिवार होने का सुख दिया था। नन्ही में उसे एक अच्छी बहन, दोस्त, सुख दुख के साथ ही मिली थी। उन सबसे दूर जाने के नाम से ही नेहा की आंखों में आंसू बहने लगे थे। सब लोग विदाई की तैयारियां करने में लगे हुए थे। आखिरकार नेहा की विदाई का समय आ ही गया। नन्ही ने चावल से भरी हुई थाली नेहा के आगे की। नेहा ने नजरें उठाकर नन्ही की ओर देखा। नन्ही की आंखें लाल हो गई थीं। नेहा ने अपने दोनों हाथों में चावल भरते हुए पीछे की तरफ उछाले तो पीछे खड़े सबने अपनी झोली फैला दी। एक एक करके रोते हुए सब अपने हाथ मिलाने लगे।
ऋषभ भी नेहा के पास आया और उसके सर पर अपना एक हाथ रखते हुए उसे साइड हक कर लिया। वैभव से मिलते ही नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। नन्ही जल्दी से आई और नेहा के गले लग गई। दोनों बहुत देर तक रोती रहीं। सबने मिलकर दोनों को अलग किया। विराज ने सबको आश्वासन देते हुए नेहा का हाथ थामा और उसे गाड़ी में बैठाया। नम आंखों से सब नेहा को जाते हुए देखते रह गए। नेहा की डोली ब्यास हाउस के गेट के बाहर निकलते ही विराज के घर की तरफ बढ़ गई। नेहा के जाने के बाद सब लोग आकर हॉल में उदास से बैठ गए। सीढ़ियों की तरफ कुछ गिरने की आवाज़ से सबकी नज़रें उस तरफ उठ गईं, जहां वेद का धक्का लगने से व्योम का पैर कारपेट में फंस गया। वेद और व्योम जमीन पर गिर गए। वैभव और नन्ही भागते उससे पहले ऋषभ ने भागकर वेद को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वैभव और नन्ही ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा और जल्दी से जाकर रो रहे छोटे से व्योम को नन्ही ने अपनी गोद में उठाया और उसकी चोट देखने लगी। वेद बेटा, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? अपने पापा को बताओ, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? ऋषभ ने परेशान होते हुए वेद के घुटनों पर हाथ लगाते हुए पूछा। ऋषभ के मुंह से पापा सुनते ही वैभव, नन्ही के साथ साथ सभी लोग हैरानी से ऋषभ की ओर देखने लगे। वेद ने ऋषभ का हाथ अपने घुटनों से हटाया और वैभव के पास आ गया। ऋषभ हैरानी से वेद को देखने लगा। पापा, मेरी वजह से व्योम को लग गई। वेद ने व्योम नन्ही की ओर देखते हुए कहा। नन्ही गुस्से में उठ खड़ी हुई और वेद का कान पकड़कर, ध्यान से नहीं चल सकते तुम? जब देखो भागते रहते हो। सीढ़ियों से आते हुए तुम्हें आगे व्योम दिखाई नहीं दिया? अगर उसे ज्यादा लग जाती तो? तुम्हें लग जाती तो? हर वक्त शैतानी करते रहते हो। कितनी बार कहा है आराम से रहा करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। नन्ही के गुस्से से डरकर वेद रोने लगता है। ऋषभ नन्ही को इस तरह वेद पर चिल्लाते हुए देख आगे आया और वेद को अपनी बाहों में ले लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इस तरह चिल्लाने की? तुम्हारे व्योम को अकेले चोट नहीं लगती, वेद भी गिर गया था, उसे भी चोट लगी होगी। तुमने एक बार नहीं पूछा और उसका कान पकड़कर उस पर चिल्लाने लगी। ऋषभ ने गुस्से में कहा, छोड़ो मुझे। आप ऐसे मेरी मम्मा पर नहीं चिल्ला सकते। गलती मेरी थी, मैं भागकर सीढ़ियों से आ रहा था। मैंने व्योम को नहीं देखा, मुझे देखना चाहिए था। मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं अपनी मम्मी और पापा का बेटा हूँ, वेद ने चिल्लाकर कहा और नन्ही के आगे कान पकड़कर खड़ा हो गया। आई एम सॉरी मम्मा, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। हमेशा व्योम का ख्याल रखूँगा। मैं उसका बड़ा भाई हूँ ना, वेद ने मासूमियत से कहा तो नन्ही ने वेद को भी अपने गले से लगा लिया और जलती हुई नजरों से ऋषभ की ओर देखा। मारिया, बच्चों को अंदर ले जाओ, नन्ही ने कहा तो मेड वेद और व्योम के साथ सभी बच्चों को अंदर रूम में ले गई। बच्चों के अंदर जाते ही वैभव ऋषभ के पास आया। ये क्या हरकत थी ऋषभ? वेद के सामने तुम इस तरह कैसे बोल सकते हो? उसके मन पर क्या असर पड़ेगा? वैभव के कहने पर ऋषभ ने शर्मिंदगी से अपनी गर्दन झुका ली। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा तो नन्ही ऋषभ के सामने आई। नन्ही की जलती हुई निगाहें ऋषभ को खुद पर महसूस हुई। ऋषभ ने सर उठाकर नन्ही की ओर देखा। मुझे लगा था आप बदल गए हैं, लेकिन नहीं, आप गलत थे, गलत हैं और हमेशा गलत ही रहेंगे। आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, वेद मेरा बेटा है, मेरा और वैभव का बेटा। उसका आपसे कोई संबंध नहीं। मैं अपने बेटे के साथ कैसा भी सलूक करूं, आप उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। आपके पास अपना परिवार है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है। अगर आपकी गोद ली हुई बेटी के परिवार से आकर कोई उस पर हक जताए तो आपको कैसा लगेगा? नन्ही ने कहा। सबकी नज़रें हैरानी से बड़ी हो गईं। ऋषभ ने हैरान होकर नन्ही की ओर देखा। नन्ही, ऋषभ जोर से चिल्लाया, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। आर्या पर कोई हक नहीं जता सकता, वो मेरी बेटी है। वाह, आर्या आपकी बेटी है, इसलिए उस पर कोई हक नहीं जता सकता क्योंकि आपने उसकी परवरिश की है। फिर वेद का क्या? उसके जन्म से लेकर आज तक वैभव ने उसे पिता से बढ़कर प्यार दिया है। फिर आप उस पर अपना हक कैसे जता सकते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। कितनी आसानी से आपने वेद को अपना बेटा कह दिया। कितनी आसानी से आपने उसके सामने खुद को उसका पिता बता दिया। जो इस वक्त मेरी बात से आप पर गुजर रही है ना, सोचिए, वही हालत मेरी और वैभव की हो गई थी जब आपने वेद को अपना बेटा और खुद को उसका पापा कहा। मैं कभी इस बात का जिक्र कि इस तरह किसी के सामने नहीं करती, अगर आपने आज फिर मेरे दिल को ठेस ना पहुंचाई होती तो।
माफ़ कर दिया मैंने आपकी हर गुस्ताखी को जो आपने मेरे साथ की थी। भूल गई थी मैं वह पुराना वक़्त, अपने ज़ख्मों पर खुद दवा लगा ली थी मैंने। वैभव के प्यार का मरहम उन ज़ख्मों को कभी ताज़ा नहीं होने देता। लेकिन आपने आज फिर से मुझे एक और ज़ख्म दिया है। इज़्ज़त करने लगी थी आपकी मोहब्बत की। मुझे लगा था आप मोहब्बत करते हैं मुझसे। लेकिन ये कौन-सा रंग है आपकी मोहब्बत का, जिसमें बेहिसाब दर्द देना जानते हैं आप? मुझे माफ़ कर दो नन्ही, गलती हो गई मुझसे। पता नहीं कैसे क्या हो गया मुझे। एक बार फिर हाथ जोड़कर माफ़ी माँगता हूँ मैं तुमसे। बेद तुम्हारा और वैभव का ही बेटा है। मेरा उस पर कोई हक नहीं। आज के बाद ये भूल मुझसे कभी नहीं होगी, ऋषभ ने कहा। हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। इस बार मेरी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान मत लेकर आइएगा। चले जाइए मेरी ज़िंदगी से। मेरी बहन को उसके हिस्से की खुशियाँ और हक देने की कोशिश कीजिए। उसकी ज़िंदगी को यूँ बेरंग मत रखिए। चले जाइए यहाँ से, वरना इस बार आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। नंदिनी ने कहा और अपने रूम की ओर भाग गई। ऋषभ हाथ जोड़े वहीं खड़ा रहा। वैभव ऋषभ के पास आया। बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने मेरी नंदिनी को। दोबारा ज़िंदगी जीना सिखाया है उसे। तुम्हारी एक हरकत मेरी हर कोशिश बर्बाद कर देगी। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो जिससे मेरी नन्ही फिर से बिखर जाए। वैभव ने ऋषभ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा और नन्ही के पास चला गया। सब लोग मायूस होकर अपने अपने कमरों में चले गए। ऋषभ की आज की हरकत से सब परेशान हो गए थे। रीना जी और शिव जी जल्द से जल्द अमेरिका लौट जाना चाहते थे। परम अहम राधिका, साधना, शिव जी, रीना जी, पिया सब ऋषभ के रूम में थे। शिव जी ने ऋषभ के पास जाकर उसे बहुत बातें सुनाई और जल्द से जल्द अमेरिका लौट जाने के लिए टिकट करवाने के लिए कहा। हम अभी कहीं नहीं जाएंगे। कल नेहा की रिसेप्शन है। जानता हूँ मैंने गलती की है और अब इस गलती के जख्म सबके दिल पर रखकर मैं नहीं जाना चाहता। एक बार नन्ही से माफ़ी मांग लूँ, उसके बाद हम सब वापस चले जाएंगे, ऋषभ ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया और गार्डन में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। पिया भी उसके पीछे आ गई थी। ऋषभ से कुछ दूरी बनाकर वह खड़ी हो गई और ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ एक के बाद एक 3 सिगरेट पी चुका था। ऋषभ ने एक और सिगरेट निकालकर मुंह में लगाई। तभी पिया उसके पास आकर घुटनों के बल बैठ गई और उसके मुंह से सिगरेट छीनकर जमीन पर फेंक दी। ऋषभ ने जल्दी सी निगाह पिया पर डाली। पिया ऋषभ की निगाह से डरकर घुटनों के बल ही 2 कदम पीछे हट गई। ऋषभ सामने देखने लगा और एक सिगरेट निकालकर मुंह में डाल ली। बस करो अब, कितनी सिगरेट पिएंगे आप? पिया ने डरते हुए कहा। ऋषभ ने सिगरेट अपनी उंगलियों में दबाई और पिया की तरफ धुआं छोड़ते हुए उसे घूरने लगा। पिया ने डरकर अपनी नजरें नीची कर लीं। ऋषभ ने अपने एक हाथ से पिया को धक्का दिया तो पिया जमीन पर बैठ गई। दिन ढल चुका था। रात का अंधेरा अपने पैर पसार रहा था। शादी की सजावट में लगाई गई छोटी छोटी लाइटें अपनी रोशनी बिखेर रही थीं। ऋषभ बैठे बैठे ही पिया की तरफ बढ़ने लगा। पिया डर के मारे पीछे सरकने लगी। ऋषभ ने पिया के घुटने पर अपने दोनों हाथ रखे। पिया ने घुटने तक आती ड्रेस पहनी हुई थी। ऋषभ के इस तरह छूने से पिया के जिस्म में सिरन दौड़ गई। पिया पैर सीधे कर दोनों हाथ पीछे की ओर जमीन पर रखे बैठी हुई थी। ऋषभ के चेहरे पर गुस्सा छलक रहा था। ऋषभ पिया के घुटने के ऊपर अपने हाथ सरकाते हुए उसकी कमर तक ले गया। ऋषभ के इस तरह के बर्ताव से पिया के चेहरे पर पसीना उभर आया था। सबने मिलकर इतना सुनाया मेरी गलती पर, तुम्हें कुछ नहीं कहना? तुम्हारे दिल को भी तो चोट पहुंचाई है मैंने। तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? ऋषभ ने अपने दोनों हाथ पिया की कमर पर रखकर उसके ऊपर झुकते हुए कहा। ऋषभ की गर्म सांसें पिया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। पिया ने अपने होंठ भींच लिए। एक बूंद आंसू पिया की आंखों के किनारे से बह निकले। ऋषभ पिया के ऊपर से हट गया और फिर पेड़ के साथ पीठ टिकाकर बैठ गया। पिया भी उठकर ऋषभ के सामने आकर फिर से घुटनों के बल बैठ गई। ऋषभ ने सवालिया नजरों से पिया की ओर देखा। सबने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि गलती की है आपने। 2 साल पहले जो सब पीछे छूट चुका है उसकी एक झलक आपने आज फिर सबको दिखा दी। मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन आपने झूठ नहीं कहा। वेद आपका बेटा है, लेकिन इस वक्त उसका पिता सिर्फ वैभव है। मुझे इस बात पर भी गुस्सा आया कि आपने नंदी के सामने हमारे रिश्ते का सच उजागर कर दिया। नंदी को बता दिया कि आर्या मेरी और आपकी बेटी नहीं। पिया की बात सुनकर ऋषभ ने नजरें उठाकर पिया की ओर देखा। मैंने नंदी को कुछ नहीं बताया, तुम गलत समझ रही हो।
उस रात जब मैं कमरे से बाहर निकला तो तुमने मेरे जाने के बाद अकेले में जो कुछ भी कहा नन्ही ने सुन लिया था। तभी उसे पता लगा, ऋषभ ने कहा। तो पिया को उस दिन ऋषभ का बिना उसे छुए चले जाना याद आया और साथ में यह भी याद आया जब वो रो रो कर अकेले में बोल रही थी। इसका मतलब उस दिन नन्ही हमारे कमरे के बाहर थी। पिया ने हैरानी से ऋषभ की ओर देखते हुए कहा। तो ऋषभ ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तुम्हारे साथ भी तो मैंने बहुत गलत किया है। पत्नी तो बना लिया लेकिन पति होने का कोई फर्ज नहीं निभा पाया। अधूरेपन की जिंदगी दी है मैंने तुम्हें। सिगरेट मुंह में लगाए ऋषभ ने कहा और पिया के चेहरे को देखने लगा। पिया ने चेहरा दूसरी ओर करके अपने आंसू साफ किए, फिर एक हाथ बढ़ाकर ऋषभ के मुंह से सिगरेट निकालकर फेंक दी। ऋषभ ने गुस्से भरी निगाह से पिया को देखा तो पिया ने ऋषभ के चेहरे के करीब अपना चेहरा किया और ऋषभ का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। ऋषभ के हाथ पिया की पीठ पर कस गए। दूर खड़ी नन्ही ने ऋषभ पिया को देखा और दूसरी ओर पलटकर घर के अंदर चली गई। नन्ही के अंदर जाते ऋषभ ने पिया को खुद से दूर किया और उठकर कुछ कदम चलकर दूसरे पेड़ से कंधा टिकाकर फिर से सिगरेट निकालकर मुंह में लगा ली। पिया हैरत भरी आंखों से ऋषभ को देखती रह गई। ऋषभ सिगरेट की कस लेते हुए हवा में धुआं छोड़ रहा था। पिया ने ऋषभ को पीछे से जाकर अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख अपना चेहरा उसकी पीठ पर रख लिया। ऋषभ उसी तरह खड़ा रहा। ऋषभ ने सिगरेट खत्म की। पिया ऐसे ही उसके पीठ से सिर टिकाए खड़ी थी। ऋषभ ने पिया का हाथ पकड़ा और खींचकर अपने सामने खड़ा कर लिया। अचानक हुई हरकत से पिया के दोनों हाथ ऋषभ के सीने पर आ गए। ऋषभ पिया की तरफ झुका हुआ था। पिया उसके ऊपर थी। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ऋषभ ने पिया के दोनों हाथ फिर से पकड़े और उसे सीधा करके खुद भी सीधा हो गया। पिया अभी ऋषभ की आंखों में देख रही थी। जाओ, जाकर सो जाओ, ऋषभ ने कहा और चेहरा ऊपर की ओर करके आसमान को देखने लगा। पिया अभी भी ऋषभ के चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी। क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रही हो? ऋषभ ने इस बार पिया की आंखों में झांकते हुए कहा। बहुत बुरा लगता है, मेरे साथ होते हुए भी आपकी नज़र नन्ही पर ठहर जाती है। बहुत बुरा लगता है जब आप कहते हैं कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। बहुत बुरा लगता है जब आपकी नज़रें पूरी शिद्दत से नन्ही को निहारती हैं। बहुत बुरा लगता है। मैं पत्नी हूँ आपकी, मुझे भी आपकी अटेंशन, आपका प्यार, आपको महसूस करना है। दिल करता है आपकी बाहों में समाने को, आपकी रूह में उतर जाने को। गुस्सा आता है मुझे भी, हर बात का बुरा लगता है, सिर्फ जता ही नहीं पाती। जिस तरह आपको नन्ही से मोहब्बत है उसी तरह मुझे आपसे मोहब्बत है। आपको पूरी तरह पा लेने की इच्छा मेरे दिल में संपूर्ण हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे नन्ही से नफरत है। बिल्कुल भी नहीं। मुझे सिर्फ आपसे मोहब्बत है, पिया ने कहा और ऋषभ के सीने से लग गई। ऋषभ बुत बना खड़ा था। तुम अपने दिल में उन इच्छाओं को जगह दे रही हो जिन्हें मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूँ। तुम्हें बुरा लगता है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषभ ने कठोर शब्दों से पिया को उससे दूर हटाते हुए कहा। पिया की आंखों में फिर से नमी छाने लगी थी। पिया की आंखों में नमी देखकर ऋषभ ने पिया के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। पिया के दोनों हाथ ऋषभ की कमर पर आ गए। कुछ पल बाद पिया के होठों के किनारे पर काट लिया। पिया के मुंह से हल्की सी आह निकली। ऋषभ ने पिया को अपने सीने से लगा लिया। पिया की आंखों में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विराज के घर पर नेहा का गृह प्रवेश करवाया गया। सभी रिश्तेदारों के बीच बैठकर बाकी की रस्में पूरी की गईं। रात हो गई थी। विराज और नेहा ने घर वालों के साथ बैठकर डिनर किया। डिनर करने के बाद जैसे ही रूम में जाने की बारी आई तो नेहा का दिल धड़क उठा। विराज ने नेहा का हाथ थामा और नेहा को रूम की तरफ ले जाने लगा। नेहा के दिल में अजीब से एहसास उत्पन्न होने लगे थे। घबराहट, बेचैनी नेहा के चेहरे पर साफ झलक रही थी। रुको विराज, विराज की माँ की आवाज़ पर दोनों रुक गए। विराज ने पलटकर देखा। क्या हुआ माँ? विराज ने असमंजस में अपनी माँ की तरफ देखते हुए सवाल किया। विराज, आज रात तुम दोनों को हमारे साथ मंदिर के पास सोना होगा। पर ऐसा क्यों माँ? विराज ने फिर हैरान नज़रों से सवाल किया। देख बेटा, मैं समझ सकती हूँ तू हैरान क्यों हो रहा है, लेकिन मैं तुझे बताना भूल गई। हमारी परंपरा है, जब तक नई दुल्हन कुल देवी की पूजा ना करे तब तक तुम और नेहा एक साथ एक कमरे में नहीं रह सकते।
विराज ने एक नज़र नेहा की ओर देखा। नेहा के चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए थे। और ये पूजा कब है माँ? कल सुबह। कल सुबह तुम दोनों को 4 बजे उठकर नहा धोकर तैयार होकर पूजा में बैठना है। विराज की माँ ने बड़े प्यार से विराज को समझाते हुए कहा। तो विराज ने हाँ में गर्दन हिलाकर नेहा का हाथ छोड़ दिया। विराज के घर पर आए सभी मेहमान अपने अपने रूम में जाकर सो गए थे। कुछ मेहमान शादी होते ही निकल गए थे। जो बहुत करीबी थे वह कुल देवी की पूजा तक रुकने वाले थे। विराज और नेहा हाल में रखे सोफे पर बैठ गए। नेहा बेटा, तुम जाओ जाकर कपड़े बदल लो। इन कपड़ों में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी, विराज की माँ ने कहा। तो नेहा उठकर जाने लगी। 2 कदम चलकर नेहा रुक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में उसका कमरा कौन सा है। पहली बार शादी के बाद उस घर में आई थी। ना तो उसके कदम आगे बढ़ रहे थे और ना ही किसी से कुछ पूछने की हिम्मत हो रही थी। विराज ने अपने फ़ोन से नज़र हटाकर सामने देखा तो नेहा वहीं खड़ी थी। क्या हुआ? विराज ने अपनी जगह से खड़े होते हुए नेहा से पूछा। वो किस रूम में जाऊं? नेहा ने अपने दोनों हाथ की उंगलियों को उलझाए हुए कहा। अरे, मैं भूल ही गई। नेहा बेटा, तुम आज ही इस घर में आई हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा? रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। फिर विराज की माँ नौकर को आवाज देकर हाल में बने बड़े से मंदिर के बाहर 4 बिस्तर लगाने के लिए कहा। माँ, आप यहाँ देख लो, नेहा को रूम में मैं ले जाता हूँ। नेहा को अपना कमरा खुद दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन तू समझ रहा है ना, जब तक देवी की पूजा नहीं होती तुम दोनों को अलग रहना है। विराज की माँ ने विराज के पास आकर धीरे से कहा। मुझ पर भरोसा करो माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो हमारे परिवार की बरसों की चली आ रही परंपरा को तोड़े। ठीक है, फिर जा अपनी नई दुल्हन को अपना घर और तुम दोनों का कमरा दिखा दे। विराज की माँ ने प्यार से विराज के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। विराज ने नेहा का हाथ थामकर धीरे से कमरे की ओर ले जाने लगा। अरे सुन, यह ले तेरी कबर्ड की चाबी। नेहा के सभी कपड़े उसमें हैं, जिसमें वो कंफर्टेबल हो। जो उसे अच्छा लगे वह पहनने देना। विराज की माँ ने अपने कमरे से चाबी निकालकर विराज को देते हुए कहा। विराज ने चाबी ली और नेहा को लेकर सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में चला गया। विराज नेहा का हाथ थाम कमरे की ओर बढ़ रहा था। नेहा एक हाथ से अपना लहंगा थोड़ा ऊपर उठाकर सर झुकाते हुए विराज के साथ चल रही थी। विराज ने दरवाजा खोलकर नेहा को रूम में ले आया और जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर दिया। एक पल के लिए दरवाजा बंद होने की आवाज़ से नेहा की धड़कनें रुक गईं। नेहा ने अपने दोनों हाथों से अपना लहंगा कसकर थाम लिया और आंखें मूंद लीं। विराज ने पीछे से आकर नेहा के दोनों कंधों पर हाथ रखा और उसे बेड पर बिठा दिया और घूमकर अपने रूम को देखने लगा। मैंने तो कहा था कि मेरे रूम को डेकोरेट करना है, लेकिन अभी तक मेरे रूम को किसी ने डेकोरेट नहीं किया। बिल्कुल भी चेंज नहीं आया मेरे रूम में, सब चीज़ें पुरानी हैं। विराज खुद में बड़बड़ाया और अपनी माँ को आवाज़ देने लगा। विराज की आवाज़ सुनकर विराज की माँ जल्दी से रूम में आई। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? तुझे पता है ना, सारे गेस्ट अपने अपने कमरों में सो रहे हैं। तुमने इतना शोर क्यों मचाया है? माँ, ये क्या है? मैंने कहा था मेरे रूम में सिर्फ मेरी नहीं, मेरी और नेहा की तस्वीर होनी चाहिए। अभी तक मेरे रूम के पर्दे भी चेंज नहीं हुए। मैंने आपसे कहा था ना, नेहा को पिंक कलर पसंद है। मेरे पूरे कमरे का वार्डरोब पिंक कलर में होना चाहिए। मेरे कमरे में आपने वाइट और ये स्काई ब्लू कलर के पर्दे लगवा दिए। सब कुछ वाइट और स्काई ब्लू क्यों है? और आज मेरी शादी की पहली रात थी, मेरे रूम को डेकोरेट भी नहीं करवाया आपने। आपने कहा था सब हो जाएगा। विराज, तुम मुझे कुछ बोलने दोगे तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगी ना। और इस कमरे के पर्दे और वार्डरोब नेहा की पसंद से ही बनवाया गया है। तूने ही कहा था कि तू अब इस कमरे में तभी आएगा जब नेहा इस घर में आ जाएगी। इसलिए मैंने तुझे पहले कहा था, एक बार अपना कमरा देख ले। विराज ने नेहा की तरफ देखा। नेहा अभी भी आंखों तक घूंघट किए हुए चुपचाप खड़ी थी। नेहा की पसंद? लेकिन नेहा को पिंक कलर पसंद है ना? अब ये मुझे नहीं पता, तू खुद ही अपनी नेहा से पूछ ले। और चिल्लाना बंद कर, विराज की माँ ने कहा और वापस चली गई। विराज ने दोबारा नेहा को बैठने को कहा तो नेहा बैठ गई। विराज भी नेहा के पास बैठकर, आपने तो कहा था कि आपको पिंक कलर पसंद है। मुझे पिंक कलर पसंद है, लेकिन आपको तो स्काई ब्लू
और वाइट पसंद है ना? नेहा ने कहा तो विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन मैं चाहता था कि इस कमरे को तुम्हारी पसंद के कलर से सजाया जाए। मुझे पिंक कलर पसंद है। बैंगल्स, साड़ी, सूट। रूम में तो स्काई ब्लू और वाइट ही अच्छा लगेगा ना? विराज ने नेहा की ओर देखा और अपने दोनों हाथों से उसका घूंघट उठा दिया। हाथ में पकड़ी चाबी नेहा के हाथ में थमाते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े कबर्ड में है, निकाल लो। नेहा ने चाबी ली और उठकर कबर्ड की ओर बढ़ गई। नेहा ने कबर्ड से अपने लिए पिंक कलर का नाइट सूट निकाला और बाथरूम की ओर चली गई। बेड पर बैठा विराज नेहा को देख रहा था। नेहा बिना चेंज किए बाहर आई। नेहा की लहंगे की साथ वाली चुन्नी भी वो बाथरूम में रख आई थी और आईने के सामने आकर अपना मांग टीका निकालने लगी। विराज उठकर नेहा के पास आया और आईने में नेहा को देखने लगा। नेहा को पता न चला। नेहा अपने हाथों पर ध्यान लगाए अपनी बैंगल्स निकाल ड्रेसिंग टेबल पर रखने लगी। नेहा को ध्यान नहीं रहा कि वह बिना चुनरी के खड़ी है। विराज ने अपने दोनों हाथ नेहा की खुली कमर पर रखे तो नेहा ने चौंक कर नजरें उठाकर सामने आईने में देखा तो विराज नेहा की कमर पर अपनी बाहें डाले पीछे खड़ा था। नेहा के बदन में झुनझुनी सी होने लगी। नेहा चुपचाप सीधी खड़ी रही। विराज ने आईने में से देखते हुए नेहा के हाथ पकड़कर उसकी चूड़ियां एक एक करके निकालने लगा। चूड़ियां निकालने के बाद विराज ने नेहा के दोनों झुमके उतारने के लिए कान को छुआ। मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। नेहा जल्दी से अपना झुमका खोलने लगी। विराज ने बिना कुछ कहे नेहा को ड्रेसिंग टेबल की चेयर पर बैठा दिया और उसके कान को हाथ लगाया। नेहा की आंखें बंद हो गईं। विराज ने आईने में से ही नेहा का चेहरा देखा और मुस्कुराकर दूसरे कान का झुमका भी निकाल दिया। नेहा ने अपनी आंखें नहीं खोली। विराज ने अपने हाथ नेहा के गले की तरफ बढ़ाए और नेकलेस खोलने लगा। नेहा को एक अलग ही खुशनुमा एहसास हो रहा था। नेहा चेयर पर बैठी रही और आईने में से विराज को गहने उतारते हुए देखने लगी। विराज ने नेहा के पहने हुए सारे गहने एक एक करके उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए। नेहा गहनों के बॉक्स लेकर गहनों को बॉक्स में रखने लगी। विराज ने नेहा को कंधों से पकड़कर अपनी ओर घुमाया। नेहा ने शर्म से चेहरा झुका लिया। विराज ने अपनी एक उंगली नेहा की ठोड़ी पर लगाते हुए नेहा का चेहरा ऊपर किया। नेहा की पलकें अभी भी झुकी हुई थीं। विराज ने नेहा के करीब होकर अपने होठों से नेहा के दोनों पलकों को चूम लिया। नेहा का बदन ठंडा पड़ने लगा। विराज ने नेहा के कंधे से अपने हाथ सरकाते हुए उसकी बाह पर उंगलियां चलाने लगा। नेहा ने आंखें खोलकर विराज की ओर देखा। विराज ने नेहा की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाए रखी और अपने होठ नेहा के माथे पर रख दिए। फिर हाथ छोड़कर विराज ने अपने हाथ नेहा के कंधे पर रखे और उसे वापस आईने की ओर घुमाकर आईने में देखते हुए नेहा के बंधे बालों को खोल दिया। फिर अपनी ओर घुमाकर नेहा को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। विराज के हाथ नेहा की कमर से होते हुए पीठ पर चलने लगे। नेहा की पीठ पर बंधी डोरी विराज की उंगलियों से खुलने लगी। नेहा ने हैरानी से अपनी आंखें खोली। हे भगवान, विराज क्या कर रहे हैं? अब मैं कैसे रोकूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे कुछ कहने से विराज को बुरा लग गया तो? पत्नी हूँ उनकी, हक बनता है। लेकिन माँ ने कहा था कल कुलदेवी की पूजा है। पूजा से पहले विराज मेरे करीब नहीं आ सकते। नेहा ने मन ही मन कहा और उसकी पकड़ विराज की पीठ पर ढीली हो गई। विराज नेहा की चोली की डोरी खोल चुका था। विराज के हाथ नेहा की खुली पीठ और कमर को सहलाने लगे। नेहा चुपचाप विराज के सीने से लगी हुई थी। इस तरह वह अपनी किसी हरकत से विराज को दुखी नहीं करना चाहती थी। नेहा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने हाथ विराज की पीठ पर कस लिए। विराज ने नेहा को खुद से अलग किया और गोद में उठाकर बेड की ओर ले गया। बेड पर बैठाकर विराज नेहा के घुटनों के पास बैठकर नेहा के बालों में अपने हाथ घुमाने लगा। नेहा ने शर्म से चेहरा एक तरफ कर लिया। विराज अपनी मदोसी में नेहा के करीब होते हुए उस पर झुकने लगा। नेहा ने कोई विरोध नहीं किया। नेहा सीधे होकर बेड पर लेटी हुई थी। विराज झुकते हुए नेहा के गाल के पास अपने होठ ले आया और नेहा के गाल पर चूम लिया। विराज के होठ नेहा के होठों के करीब पहुंचे। कल कुलदेवी की पूजा है, उसके बाद तुम दोनों एक साथ एक कमरे में रह सकते हो। अपनी माँ के बोले हुए शब्द विराज के दिमाग में घूम गए। विराज ने जल्दी से उठकर अपनी शर्ट का ऊपर का बटन बंद किया। नेहा ने विराज को उठते हुए देखा और वो भी उठकर बैठ गई।
आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।